हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विरासत एकेडमी। तो पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके इम्पोर्टेंस। आज हम पढ़ेंगे नेचर नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। नेचर ऑफ मैनेजमेंट से मतलब है कि मैनेजमेंट का नेचर होता कैसा है। क्या मैनेजमेंट एक आर्ट की तरह वर्क करता है, या मैनेजमेंट एक साइंस की तरह वर्क करता है, या मैनेजमेंट सोशल साइंस है। क्या नेचर है मैनेजमेंट का, कैसे मैनेजमेंट वर्क करता है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हैज इवॉल्व्ड ओवर टाइम। मैनेजमेंट हैज इवॉल्व्ड ओवर टाइम मतलब, जैसे पिछले लेक्चर में बताया था कि मैनेजमेंट पहले हम लोग मैनेज चीज़ों को, ऑर्गेनाइजेशंस को कुछ अलग तरीके से करते थे। आज के टाइम पे कुछ अलग तरीके से करते हैं। तो जो मैनेजमेंट है वो चेंज होता रहता है, इवॉल्व होता रहता है टाइम टू टाइम। पहले कैसा था? अर्लियर इट वाज बेस्ड ऑन द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, और वी मे स्टेट दैट एज अ कन्वेंशंस दैट इवॉल्व स्लोली एंड ग्रेजुअली एज पर द एवर चेंजिंग नीड्स। तो नीड्स के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट चेंज होता रहा ओवर टाइम टू टाइम। पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस पे ज़्यादा बेस्ड होता था, धीरे धीरे चेंज हुआ। और अब मैनेजमेंट कैसा है? मैनेजमेंट कैन बी एन आर्ट, साइंस और अ प्रोफेशन। मतलब मैनेजमेंट आर्ट भी है, साइंस की तरह भी बिहेव करता है, और एक प्रोफेशन की तरह भी बिहेव करता है। कुछ फीचर्स इसमें आर्ट्स के होते हैं, कुछ फीचर्स इसमें साइंस के होते हैं, और कुछ प्रोफेशन के होते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले पढ़ते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट आर्ट कैसे है? तो आपके हिसाब से आर्ट क्या होती है? क्रिएटिविटी। तो art refers to putting the knowledge and captivates into practice so as to achieve the desired result. It can be acquired through various methods like observation, study and experience. ठीक है। तो आर्ट मतलब क्या? एक स्किल होता है आर्ट। हम ड्राइंग बनाते हैं, वो आर्ट है। डांस करते हैं, सिंगिंग करते हैं, सब आर्ट के फॉर्म है। तो मैनेजमेंट भी कैसा है? एक आर्ट के जैसा है। उसमें भी हम क्या करते हैं? क्रिएटिविटी शो करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। मैनेजमेंट कैसी आर्ट है? चीजों को करने की आर्ट है। कैसे? सही ढंग से, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली करने की आर्ट है। थ्रू इंडिविजुअल्स फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ डिजायर्ड रिजल्ट एंड गोल बाय पुटिंग द अवेलेबल नॉलेज इनटू प्रैक्टिस। जो उनके पास नॉलेज है, उनको एक मैनेजर, उस नॉलेज को एक मैनेजर कैसे यूज करता है, किस टाइप से यूज करता है, कैसे अपनी स्किल्स लगाता है उस नॉलेज को यूज करने में, जिससे वो अपना ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर पाए। तो इसीलिए मैनेजमेंट एक आर्ट है। दूसरा, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस। जैसे आर्ट में होता है ना, हर एक आदमी अलग से क्रिएटिव होता है, सबकी क्रिएटिविटी अलग अलग होती है। ऐसे ही हर एक मैनेजर की क्रिएटिविटी अलग अलग होती है। हर एक इंसान चीजों को अलग अलग ढंग से मैनेज करता है। जैसे आर्टिस्ट, सब आर्टिस्ट का अलग अलग फॉर्म होता है आर्ट करने का, खुद का एक अपना ढंग होता है। ऐसे ही हर एक मैनेजर का खुद का एक ढंग होता है चीजों को मैनेज करने के लिए। द यूज ऑफ नॉलेज वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड हेंस मैनेजमेंट इज बेसिकली एन इंडिविजुअल स्किल। तो कैसे वेरी करती है, चेंज होती है पर्सन टू पर्सन। टू डिफरेंट पर्सन कैन परफॉर्म द सेम टाइप ऑफ वर्क बट विल ऑलवेज डिफरेंट इन द वे दे परफॉर्म। हर एक आदमी, अब ड्राइंग तो देखो, दोनों ड्राइंग मैं भी बना रहा हूं, ड्राइंग सामने वाला भी बना रहा है, पर मेरी ड्राइंग में, मेरी आर्ट में और उसकी आर्ट में एक फर्क होगा। ऐसे ही काम तो मैनेजर सब सेम ही करते हैं, हर किसी को मैनेज करना है, पर मैनेज करने का अलग अलग ढंग होता है। एक देखो एग्जांपल दिया है, टू सिंगर्स विल ऑलवेज परफॉर्म डिफरेंटली। अब सिंगिंग तो एक फॉर्म की एक आर्ट का फॉर्म है। दो सिंगर्स सिंगिंग कर रहे हैं, पर वो डिफरेंट वे से करेंगे, डिफरेंट तरीके से करेंगे। ठीक है। तो आर्ट सेम है, पर उसका करने का तरीका अलग है। तो जैसे आर्ट का करने का तरीका अलग अलग होता है, वैसे ही
मैनेजमेंट को मैनेज करने का, ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने का भी तरीका हर मैनेजर के लिए अलग अलग होता है, इसीलिए मैनेजमेंट को आर्ट बोल सकते हैं। तीसरा पॉइंट, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट किस पे डिपेंड करती है? प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे। जितना ज्यादा मैं किसी आर्ट को प्रैक्टिस करूंगा उतना ही ज्यादा मैं उसमें मास्टर करते जाऊंगा। जैसे मुझे 1 साल हुए सिंगिंग करते हुए, 2 साल हुए, 3 साल हुए, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है मेरी क्रिएटिविटी और मेरी प्रैक्टिस इंप्रूव होती है, मेरी स्किल इंप्रूव होती है, मेरी आर्ट इंप्रूव होती है। ऐसे ही मैनेजमेंट क्या है, किस पे डिपेंड है? प्रैक्टिस पे और क्रिएटिविटी पे। जो मैनेजर ज्यादा क्रिएटिव होगा, जिसने ज्यादा प्रैक्टिस की होगी, वो चीजों को उतने अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है, उतने अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है। तो मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, ऑब्वियसली वी नो। एज फॉर आर्ट मैनेजमेंट ऑल्सो रिक्वायर्स प्रैक्टिस। क्या रिक्वायरमेंट होती है? प्रैक्टिस की। कंटिन्यूअस प्रैक्टिस होन्स द स्किल, कंटिन्यूअस प्रोसेस ओन्स द स्किल एंड क्रिएटिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो जितना ज्यादा एक इंडिविजुअल प्रैक्टिस करेगा उतनी क्रिएटिविटी और उसकी स्किल्स उतनी ही ज्यादा इंप्रूव होती जाएगी। हेंस मैनेजमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज एन आर्ट। इसीलिए हम मैनेजमेंट को क्या बोल सकते हैं? आर्ट बोल सकते हैं। फिर मैनेजमेंट एज एन साइंस, एज अ साइंस। अब आर्ट के हमने पॉइंट्स देख लिए कि मैनेजमेंट को आर्ट क्यों बोल सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट को साइंस क्यों बोल सकते हैं। देखो क्या लिखा है, a systematic body of information that can be learned by observation and experiments। हम साइंस को कैसे सीखते हैं? ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट से। इट रिफर टू एज अ साइंस। साइंस क्या होती है? जिसको हम ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट से सीखते हैं उसको हम साइंस बोलते हैं। इट इज मेड ऑफ यूनिवर्सली एक्नॉलेजमेंट कॉन्सेप्ट्स, और वो यूनिवर्सली एक्नॉलेज होते हैं वो कॉन्सेप्ट्स। ग्रेविटी अगर इंडिया में है, ग्रेविटी तुम्हारे घर में है, तो ग्रेविटी पूरी दुनिया में है, ठीक है। तो साइंस के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। दैट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट्स, ठीक है। द फॉलोइंग आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस। अब साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया है और जिसको हम रिलेट करेंगे मैनेजमेंट से कि मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है। तो सबसे पहले वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस की वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है ना, किताबें होती हैं, ठीक है, नॉलेज होती है उसकी। मैनेजमेंट इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विथ इट्स ओन सेट ऑफ आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो जैसे साइंस की ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, ऐसे ही मैनेजमेंट की भी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। उसके भी सेट ऑफ आइडियाज होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं। इसीलिए हम आगे प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं मैनेजमेंट के। जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं ना, ठीक है, वैसे ही मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स होते हैं, उसकी भी एक सेट ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। तो प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन, दूसरा पॉइंट है कि प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशंस। जो प्रिंसिपल साइंस में बनाए गए हैं वो ऑब्जर्वेशंस को देख के और एक्सपेरिमेंट्स करके बनाए गए हैं। ऐसे ही नहीं कोई प्रिंसिपल बना दिया जाता है, उसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं पहले। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डेवलप्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। तो जो मैनेजमेंट का भी फंडामेंटल, जो मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स बने हैं, जो मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स बने हैं वो भी एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन करके बने हैं, ठीक है। इसीलिए मैनेजमेंट एक साइंस भी है। अब तीसरा पॉइंट, यूनिवर्सल वैलिडिटी। जैसे एक साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, ऐसे ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल क्या होते हैं? नहीं होते हैं। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सल नहीं होते हैं। साइंस के प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्यों नहीं होते हैं? जो चीजें, जिस टाइप का मैनेजमेंट इंडिया में वर्क करेगा, जरूरी नहीं है कि वो फॉरेन में भी ऐसा मैनेजमेंट वर्क करे, ठीक है। चीजें डिफरेंट होती हैं, इसीलिए मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर कंट्री के लिए, हर स्टेट के लिए, हर सिटी के लिए डिफरेंट होता है। हम दिल्ली में एक शॉप को कैसे मैनेज करते हैं और एक छोटे शहर में कैसे मैनेज करते हैं, दोनों के मैनेजमेंट में बहुत फर्क हो सकता है। इसीलिए यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं होती है। द बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज इम्पार्टेड टू द मैनेजर्स, रेस्ट हैज टू बी टेलर्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरमेंट। बदलना पड़ता है। टेलर्ड का मतलब
बदलना पड़ता है मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को बदलना पड़ता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्वायरमेंट। हर जगह का इन्वायरमेंट अलग अलग होता है, इसीलिए हम लोग को मैनेजमेंट के तरीके भी बदलने पड़ते हैं। इसीलिए मैनेजमेंट एक साइंस तो है पर सोशल साइंस है, क्योंकि वो साइंस सोसाइटी पे डिपेंड करती है। वो साइंस जो है वो सोसाइटी पे डिपेंड करती है, इसीलिए सोशल साइंस है, क्योंकि वो सोसाइटी पे डिपेंड करती है और ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड करती है। सोसाइटी में कौन रहता है? ह्यूमंस रहते हैं। फिर मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब हम लोग देखेंगे क्या क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। तो प्रोफेशन क्या होता है? जैसे सीए, डॉक्टर, सीएस, है ना, प्रोफेशन है इंजीनियर्स। तो क्या मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन है? तो प्रोफेशन के लिए क्या होना चाहिए? एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए किसी चीज की। डॉक्टरी की अगर पढ़ाई कर रहे हो तुम, डॉक्टरी की अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो भाई साहब, तो तुमको मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। उसकी एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, प्रिंसिपल्स होते हैं। तो क्या मैनेजमेंट में स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है? मैनेजमेंट हैज इट्स ओन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। हाँ बिल्कुल होती है। मैनेजमेंट के खुद के प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजमेंट के खुद के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, इसलिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाला पॉइंट करेक्ट है। मैनेजमेंट को प्रोफेशन कहा जा सकता है। दूसरा, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब जब तक तुम पहले नीट क्लियर नहीं करोगे, एमबीबीएस नहीं करोगे, तब तक क्या तुम डॉक्टर कहलाओगे? नहीं कहलाओगे। तो उसके लिए रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, मतलब डॉक्टर वही कहलाया जा सकता है जिसने क्वालिफाई किया है एग्जाम। पर क्या मैनेजर बनने के लिए तुमको कोई एग्जाम क्वालिफाई करना होता है क्या? एवरी प्रोफेशन हैज रेस्ट्रिक्टेड एंट्री थ्रू एग्जामिनेशन और थ्रू एजुकेशनल डिग्री, जैसे बताया एमबीबीएस में। दो टू बिल्ड अ करियर इन मैनेजमेंट इट इज नॉट नेसेसरी। हाँ, इट इज नॉट नेसेसरी। आप बिना ये पढ़े भी मैनेजर बन सकते हैं दुकान के, किसी शॉप के। भले ही बड़ी एमएनसीज आपको जॉब नहीं देंगी, पर आप अपने दुकान के मैनेजर बन सकते हैं। तो उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। तो ये वाला पॉइंट आपका खारिज होता है। प्रोफेशन रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, तो मैनेजमेंट को इसलिए प्रोफेशन नहीं भी बोल सकते हैं। फिर स्टैट्यूटरी बॉडी। एवरी प्रोफेशन हैज रेगुलेटेड बाय अ लीगली रिकॉग्नाइज्ड बॉडी लाइक आईसीएआई। फॉर आईसीआई किसके लिए होता है? सीए के लिए, जो सीए को मैनेज करती है बॉडी, ठीक है। मैनेजमेंट ऑल्सो हैव देयर एसोसिएशन लाइक ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, बट मैनेजमेंट एसोसिएशन आर नॉट स्टैट्यूटरी बॉडीज। समझे? मतलब मैनेजमेंट की कोई ऐसी पर्टिकुलर बॉडी, कोई ऐसा संस्थान नहीं है, इसीलिए ये पॉइंट भी खारिज होता है। फिर कोड ऑफ कंडक्ट। हर एक प्रोफेशन के लिए उसका कोड ऑफ कंडक्ट होता है। जैसे डॉक्टर्स का अलग कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ठीक है। सीएस का अलग कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जो उनको लीगली क्या करता है? लीगली बाइंड करता है। मैनेजर्स का भी एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। मैनेजर्स ऑल्सो हैव अ कोड ऑफ कंडक्ट, पर उनको वो लीगली बाइंड नहीं करता है। मतलब कोड ऑफ कंडक्ट तो है जो मैनेजर्स को फॉलो करना चाहिए, पर करना जरूरी नहीं है। तो ये पॉइंट भी मैच नहीं करेगा आपका। फिर क्या? सर्विस मोटिव। मैनेजर्स एम टू सर्व द सोसाइटी सिमिलरली लाइक अदर प्रोफेशंस, हेंस वी कैन से मैनेजमेंट डज नॉट पोजेस ऑल द कैरेक्टर। तो सर्विस मोटिव कैसा कि, और जैसे दूसरे प्रोफेशंस में सर्विस मोटिव होता है, एक डॉक्टर सोसाइटी को सर्व करता है, एक सीए सोसाइटी को एक तरीके से सर्व करता है, ऐसे ही एक मैनेजर भी सोसाइटी को सर्व करता है। तो सर्विस मोटिव वाला पॉइंट ट्रू है। अब कुछ पॉइंट्स हैं वो ट्रू हैं, कुछ पॉइंट्स हैं वो फॉल्स हैं, इसीलिए हम बोल सकते हैं वी कैन से मैनेजमेंट डज नॉट पोजेस ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोफेशन, कि प्रोफेशन के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो नहीं करता है। तो मैनेजमेंट कैसा है? साइंस, आर्ट एज वेल एज सोशल साइंस एज वेल एज प्रोफेशन, बट उसके कुछ पॉइंट्स ही पोजेस करते हैं, बाकी सारे नहीं करते। अब नेक्स्ट टॉपिक अब पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब सोचो, एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या एक मैनेजर संभालता होगा? क्या एक एम्प्लॉय चलाता है बड़ी बड़ी कंपनी को? नहीं।
कई बड़ी बड़ी कंपनीज को कई सारे मैनेजर्स मिलके संभालते हैं। अगर एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तब तो उसको एक आदमी मिलके संभाल ले रहा है, पार्टनरशिप है तो दो संभाल ले रहे हैं। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज के जो मैनेजमेंट होते हैं उसमें कई सारे लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के। तो सबसे पहले आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट कंप्राइजेस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, चीफ, सीईओ, सीएफओ, ठीक है, नाम सुना होगा तुमने, सीईओ, सीएफओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एक्सेट्रा। ये सब कौन होते हैं? ये सब कौन होते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं। और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? टू डिसाइड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यही डिसाइड करते हैं। अब जो मैंने ये कंपनी खोली है तो उसका गोल क्या है, तो उसका मेन मोटिव क्या है उस कंपनी खोलने का, वो तो मैं ही डिसाइड करूंगा ना भाई। और मैं ही उसका, इसीलिए जो भी मुझे बनना होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, ठीक है, वो बन सकता हूं। और क्या करते हैं वो? पॉलिसीज फ्रेम करते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं, बजट अप्रूव करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मेजर पॉलिसी मेकिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। यही सब पॉलिसी बनाते हैं। तो फिर बाकी क्या करते हैं? मिडिल लेवल आता है, फिर टॉप लेवल आया, टॉप लेवल के बाद फिर मिडिल लेवल आया, उसके नीचे वाले मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट कंप्राइजेस डिपार्टमेंट हेड्स, ब्रांच मैनेजर, जैसे प्रोडक्ट मैनेजर हो गया, सेल्स मैनेजर हो गया, ठीक है, डिविजनल हेड्स हो गए। ये सब कौन होते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जो जिनका अलग अलग सेपरेट काम होता है। देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एग्जीक्यूट द प्लान्स एंड पॉलिसी फ्रेम्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। इनका काम क्या होता है? जो प्लान्स और पॉलिसी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाए हैं, जो प्लान्स और पॉलिसीज टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाए हैं, वो इनको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो यही बस एक काम होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का, कि जो पॉलिसीज बनाई हैं उनको एग्जीक्यूट करना है, उनकी बात सुनना है टॉप लेवल मैनेजमेंट की, और अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने नीचे वाले मैनेजर्स को, नीचे लेवल वाले मैनेजर्स को, उनको भी सेम काम बताना है, सेम काम उनसे करवाना है। क्या? देखो, दे आर द वंस हु कनेक्ट विद देयर लोअर लेवल मैनेजमेंट। यही हैं जो लोअर लेवल मैनेजमेंट से कनेक्ट रहते हैं और उनको क्या करते हैं? गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं गोल अचीव करने के लिए। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने गोल बनाया, मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने गोल को समझा और लोअर लेवल मैनेजमेंट से गोल को कंप्लीट कराया। फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, अब लोअर सबसे नीचे वाले मैनेजर जो होते हैं, लोअर और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट कंप्राइजेस फोरमैन, सुपरवाइजर्स, ऑफिस मैनेजर्स एक्सेट्रा। इनका मेन काम क्या होता है? लोअर लेवल मैनेजर्स का काम करना और वर्कर्स से काम कराना। सबसे एकदम जो नीचे वर्कर काम करता है ना, वर्कर्स, ठीक है, लेबर्स, उनसे काम कराना। तो सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट पॉलिसीज बनाता है, फिर मैंने मिडिल लेवल मैनेजर्स काम करता है, फिर उसके बाद वो नीचे वाले मैनेजर्स को भेज देता है। ऐसे 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 ऑर्गेनाइजेशन चलती है एक। द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा आगे का पूरा जो सिलेबस है, 4-5 चैप्टर, वो इसी पे डिपेंड करते हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अभी तक हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया, नेचर पढ़ लिए, ठीक है, सब पढ़ लिया, इंपॉर्टेंस पढ़ ली। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे भैया काम क्या है मैनेजमेंट का, कैसे काम करता है, किस किस लेवल पे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम देखो मैनेजर का, प्लानिंग। मैनेजर क्या करता है? प्लान करता है चीजों को। जब तक मैनेजर प्लान नहीं करेगा तब तक गोल एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स। प्लानिंग क्या है? गोल सेट करना। और क्या है? स्ट्रेटजी बनाना, एक्शन प्लान बनाना टू अचीव इट। किसको अचीव करना? गोल को अचीव करने के लिए। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन आवर करंट पोजीशन एंड डिजायर्ड पोजीशन। मतलब अभी हम जिस लेवल पे हैं, जिस लेवल पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, और ऑर्गेनाइजेशन को हम जिस लेवल पे ले जाना चाहते हैं, अगर हमारी एक दुकान है और एक दुकान से हमको 4 दुकानें करनी है, तो उन 4 दुकान करने के लिए, वो 4 दुकान करने के लिए हम लोग को प्लान बनाना पड़ेगा ना सबसे पहले तो, कि भैया 4 दुकान हम कैसे बना सकते हैं, फंड कहाँ से आएगा, क्या स्ट्रेटजी होगी बनाने के लिए। तो ये सारी प्लानिंग जो है, प्लानिंग का जो काम होता है वो मैनेजर का होता है।
तो मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? प्लान करना, ठीक है, ताकि वो अपने गोल को अचीव कर पाए। दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या है? ये पहला स्टेप है मैनेजमेंट का। जैसे तुमने सोचा कि एक नया स्टार्टअप खोलते हैं, ठीक है, एक छोटा सा नया स्टार्टअप खोलते हैं। तो स्टार्टअप खोलने के लिए सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा? स्टार्टअप का आइडिया सोचना पड़ेगा, किस चीज के लिए स्टार्टअप खोलना है। फिर चीजें प्लान करनी पड़ेंगी कि भाई एक स्टार्टअप हम ऐसे खोलेंगे, उसका मेन प्रोडक्ट ये होगा, वो ऐसे बिकेगा, उसको किस चैनल के थ्रू हम लोग को बेचना है, कैसे कंज्यूमर के पास जाएगा, वो कितना प्रॉफिट होगा। तो ये सब सबसे पहले प्लान की जाती हैं चीजें। जब तुम चीजों को प्लान करोगे माइंड में, तभी तो उसको तुम अचीव कर पाओगे। जब तुम सोचोगे कि मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है 12th करके, प्लान बनाओगे कि किस यूनिवर्सिटी में जाना है, बीएचयू में जाना है, डीयू में जाना है, या तुमको सीए करना है, ठीक है, या तुमको डायरेक्टली एमबीए करना है, आईपी मेट देना है, क्या देना है। तो ये सबसे पहले तुम अपना डिसाइड करोगे 12th के बाद, ट्वेल्थ में, कि मुझे करना क्या है। तब तो तुम उसकी तैयारी कर पाओगे, है ना। तो सबसे पहले प्लान करते हैं चीजों को। प्लान कर लिया, ठीक है, अब क्या करेंगे? अब चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी relationships. It involves assigning tasks to individuals and allocating resources for the same. अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे बिजनेस खोलना है, तो चीजों को ऑर्गेनाइज भी तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, सामान लाना पड़ेगा। तुमने एक स्टार्टअप खोल दिया, स्टार्टअप ए नाम से तुमने एक स्टार्टअप खोला है, जिसमें तुमने सोचा कि नहीं यार, हम तो कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करेंगे, ये हमारा स्टार्टअप होगा, ठीक है। अब उस कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करने के लिए, अब लिख देता हूं, अब इस कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करने के लिए, मान लो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम था सी लिमिटेड, तुम्हें ये नाम रख दिया। तो सी लिमिटेड में कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करने के लिए तुमको चीजें ऑर्गेनाइज करनी पड़ेंगी, नहीं, पहले मशीन लानी पड़ेगी, ठीक है, मशीन कहाँ से लानी है, मशीन कौन लाएगा, ठीक है, जगह डिसाइड करनी पड़ेगी, प्लेस डिसाइड करनी पड़ेगी, भाई कंप्यूटर कहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे, कहाँ अपना प्लांट लगाएंगे। तो प्लान करने के बाद चीजों को ऑर्गेनाइज किया जाता है। प्लान कर लोगे तो उसके बाद चीजों को तुम ऑर्गेनाइज करोगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे? ऑर्गेनाइज कर लेंगे तो एक बार तुमने ऑर्गेनाइज भी कर लिया, अब क्या करोगे? अब स्टाफिंग करोगे। अब उस मशीन चलाने के लिए तुमने ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइज की है मशीन, वो मशीन चलाने के लिए लोग भी तो चाहिए, कौन चलाएगा? वो ऑटोमेटिक मशीन तो है नहीं, चलती जाएगी, ठीक है। अब तो खैर आने लगी हैं, पर कुछ काम के लिए तुमको स्टाफ चाहिए ना, मैनेजमेंट चाहिए ना। तो स्टाफिंग में हम लोग क्या करते हैं? एम्प्लॉयज हायर करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लोग हायर करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स हायर करते हैं। स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। तो स्टाफिंग का क्या मतलब है? कि सही इंसान सही वेकेंट जॉब पोजीशन पे बैठे, ठीक है, मशीन चलाने के लिए वही इंसान बैठे जिसको मशीन चलानी आती है। अगर एक सीए को तुमने काम पे लगा दिया कि जाओ मशीन चलाओ, और इंजीनियर को काम पे लगा दिया कि जाओ अकाउंट बनाओ, काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो सिर्फ स्टाफिंग का मतलब ये नहीं है कि लोग तुमने काम पे लगा दिए, सही लोग सही काम पे लगा रहे हो, ये भी स्टाफिंग का बहुत बड़ा मतलब है, ये भी स्टाफिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इट इंक्लूड रिक्रूटमेंट, रिक्रूट करते हैं पहले, फिर सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडक्शन, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज। तो जब तुम कोई कंपनी ज्वाइन करोगे तो सबसे पहले तुम रिक्रूटमेंट करते हो, ठीक है। रिक्रूटमेंट मतलब जॉब ऑफर निकालोगे, फिर उसके बाद लोग उस जॉब ऑफर पे अप्लाई करेंगे, फिर क्या करोगे? उनका इंटरव्यू लोगे, उसमें से सबसे जो तुमको सही लगेगा एम्प्लॉय, जिसके पास स्किल सेट होगा, तो उसको तुम क्या करोगे? सिलेक्ट कर लोगे, फिर उसका प्लेसमेंट करोगे सही जगह पे, फिर उसको कंपनी के बारे में बताओगे, चीजों के बारे में बताओगे, इंडक्शन करोगे, फिर उसकी ट्रेनिंग करोगे। थोड़ा बहुत तो बताना पड़ता है ना, कि भले ही इंजीनियर है लेकिन तुम्हारी मशीन कैसे चल रही है वो तुम अलग होगी। तो फिर क्या होगा? तुम ट्रेन करोगे एम्प्लॉयज को। इट कैन बी कॉल्ड एज द ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसी को एचआर मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है।
तो क्या कर लिया अभी तक हम लोगों ने? सबसे पहले चीजों को प्लान किया, फिर चीजों को ऑर्गेनाइज किया, सही लोगों को सही जगह पे बिठा दिया, स्टाफिंग हो गया। अब करेंगे हम डायरेक्टिंग। ठीक है, डायरेक्टिंग मतलब, डायरेक्टिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग द इंडिविजुअल्स वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन। तो डायरेक्टिंग का मतलब क्या है? लोग तो तुमने हायर कर लिए, ठीक है, अब क्या वो अपने मन से काम करते रहेंगे क्या? नहीं, एक मैनेजर को उनको कंटिन्यूअसली मैनेज करना होता है, कंटिन्यूअसली मैनेज करना होता है, उनको इन्फ्लुएंस करना होता है, उनको मोटिवेट करना होता है कि भाई काम करो, अच्छा काम करोगे तो तुमको क्या मिलेगा? इंसेंटिव, इंसेंटिव मिलेगा तुमको। जब जैसे ही और एम्प्लॉय सुनता है कि अरे इंसेंटिव मिलेगा, बोनस मिलेगा क्या, तो वो और मोटिवेट होता है और काम करता है। और कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? कई तरीकों से मोटिवेट कर सकते हैं। उनको ना रिकॉग्निशन दे दो, ठीक है, गिफ्ट दे रहे हैं तुम उनको अच्छी पोजीशन में बिठाए हो, उनको रिस्पेक्ट दे रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो एम्प्लॉइज क्या रहता है? मोटिवेट रहता है काम करने के लिए, खुद से काम करता है ना। तो स्टाफिंग करने के बाद डायरेक्टिंग भी बहुत जरूरी है, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है, इन्फ्लुएंस करना जरूरी है, उनसे काम निकलवाना जरूरी है। और कैसे? ताकि वो टास्क अपना कर पाए इफेक्टिवली और इफिशिएंटली। ठीक है, द एम्प्लॉयज नीड्स टू बी कंसिस्टेंटली मोटिवेटेड टू परफॉर्म बेटर। लीडरशिप एंड मोटिवेशन आर द की कंपोनेंट ऑफ डायरेक्टिंग। तो लीडरशिप और मोटिवेशन जो क्या है? की कंपोनेंट है डायरेक्टिंग का, मेन फीचर है डायरेक्टिंग का। डायरेक्टिंग में क्या करना पड़ता है हम लोग को? मेन मोटिवेशन और लीडरशिप। फिर आखिरी, प्लान कर लिया, ऑर्गेनाइज स्टाफ रख लिए, उनको डायरेक्ट कर रहे हैं। अब क्या करेंगे आखिरी में? आखिरी में हम करेंगे कंट्रोल। अब हमको बस क्या करना है? अपने बिजनेस को कंट्रोल करना है। कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कीपिंग अ चेक ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि देखते रहेंगे हम, नजर गड़ाए, एकदम आंखों में आंखें डाल के, कि काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल था वो अचीव हो पा रहा है, होते हुए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, प्रॉफिट जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम चीजों को कंट्रोल करते हैं, क्या करते हैं? कीपिंग अ चेक ऑन द परफॉर्मेंस, कैसी परफॉर्मेंस चल रही है उसको देखते रहते हैं। ऑल्सो करेक्टिव एक्शंस आर टेकन इन केस ऑफ एनी डेविएशन इज फाउंड बिटवीन द एक्चुअल एंड डिजायर्ड रिजल्ट। तो अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि जो हमने सोचा था कि ऐसे काम ऐसे चलना है और वैसे नहीं चल रहा है जैसे तुमने सोचा था, और तुमको समझ में आया कि भैया ऐसे तो धंधा चौपट, ऐसे तो हो जाएगा धंधा चौपट, तो तुम क्या करोगे? करेक्टिव एक्शंस लेते रहोगे टाइम टू टाइम। इसीलिए कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग क्या है? पूरा मैनेजमेंट ही क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब क्या करोगे? तुम कंट्रोल करोगे, कंट्रोल कर रहे हो तो तुमको दिखा कि नहीं यार कोई दिक्कत है, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं दिक्कत है तो दिखती रहती है बिजनेस में, तो फिर क्या करोगे? उस करेक्टिव एक्शंस लेने के लिए फिर से तुम प्लान करोगे कि भैया अब क्या करना है, चीजें तो वैसी नहीं जा रही हैं जैसे मैंने सोचा था, तो फिर तुम प्लान करोगे, फिर उस चीज के लिए ऑर्गेनाइज करोगे चीजें, फिर स्टाफिंग करोगे, फिर डायरेक्टिंग करोगे, फिर कंट्रोलिंग करोगे। तो क्या है? मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलता रहता है, खत्म नहीं होता है। फिर तो ये हम लोगों ने पढ़े फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये हम लोगों ने खत्म कर लिए फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब आखिरी टॉपिक बचा है तुम्हारा, आखिरी टॉपिक तुम्हारा बचा है कोऑर्डिनेशन। हो जा, ठीक है, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं। तो आखिरी टॉपिक तुम्हारा बचा है कोऑर्डिनेशन। तो इस आखिरी टॉपिक को आखिरी वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय।